अब आप खुद देखो, जब मैंने ये बात की कि विटामिन B12 की वजह से आपकी जो माइलिन शीथ होती है वो डैमेज होती है, आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो अब इसका मुझे आप लोगों ने बताना है कि सारे के सारे ट्रैक्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे। आपके टोटली जितने भी ट्रैक्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी सेरिबेलर इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सिर्फ आपका एक ट्रैक जो होता है वो सही रहता है, उसको याद रखो, बाकी सबको भूल जाओ कि वो सारे के सारे ट्रैक डिस्टर्ब होते हैं। उस ट्रैक का नाम होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्या होता है? एक तरह का स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते होते हैं। ठीक होगा बच्चों? तो आपने इस कंडीशन को कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हम उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हैं, और वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर आपकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट वन ट्रैक, एंड द नेम ऑफ द ट्रैक इज अ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। क्लियर हो गया? होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। यहाँ पर अभी मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता ट्रैक के अंदर। ये नहीं कि मैनू आंदे नहीं ने, मैं फुल डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये अभी टॉपिक का हिस्सा ही नहीं, तो अभी हमने उधर जाना ही क्यों है। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, एक्सेप्ट आपका, आपने कहना है कि एक तरह का आपका मतलब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होगा वो सही रहेगा। ओके, अब देखें आगे आपको पता वो क्या होना चाहिए। देखें बच्चों, आपने ये कहना होता है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या मुझे आपने ये बताना है, इसके अंदर आपको एक तरह का होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो एक तरह का क्या होगा आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, विटामिन B12 जो होता है ये भी आपके डीएनए की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करता होता है। जब आपका विटामिन B12 नहीं होगा तो डीएनए प्रॉपर नहीं बनेगा। जब डीएनए प्रॉपर नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपने कहना है कि सेल जो होगा वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। जब सेल डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हम देखते होते हैं। तो नंबर वन, अनीमिया। ठीक है बच्चों। नंबर टू, आपने कहना है होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक के साइंस हो सकते हैं कोई ना कोई, मतलब कि क्लॉट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर थ्री, आपने कहना मिथाइल मेलोनाइल का लेवल बढ़ने की वजह से, मिथाइल मेलोनाइल कोए का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। क्या होते हैं? एक तरह का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर अनीमिया है, उस पेशेंट के अंदर खून की कमी है, मतलब के साथ वो कहे कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो चेस्ट के अंदर मतलब कि पेन हो रही है, जब वो थोड़ा सा एक तरह का वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसके बाद ये कहे कि उसको ग्लोसाइटिस है, और ये कहे कि इसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो बच्चों आप क्या बताओ, ये बताएं। हाँ जी, उसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आपने क्या बताना है, इसका आंसर करें जी। आपने बताना है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। डॉक्टर असीब, केड़े विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? मैंने ये कहा कि बच्चों, अगर आपके पास कभी भी एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप अनीमिया देखते हो, ग्लोसाइटस देखते हो, साथ उसके अंदर आप ये देखते हो कि पेशेंट को चेस्ट पेन है, और जब भी वो कोई एक्सर्शनल एक्टिविटीज करता है, तो इसके अंदर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है? आपने क्या बताना है? शाबाश, वेरी गुड। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। मैंने कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लेके आया हूँ? मैंने कोई कहा कि हाँ जी जनाब यहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है? तो जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैंने नहीं बोला तो कौन सा होगा? विटामिन B9 डेफिशिएंसी। अगर आप वो साथ ये मिला दे कि इस बंदे के अंदर क्या है कि एक तरह का मतलब कोई ना कोई ट्रैक का प्रॉब्लम वो बता दे, बंदे से चला नहीं जा रहा सही तरह, बंदे को एक तरह की टिंगलिंग सेंसेशन होती है, तो अब आपने कहना है कि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ वो बंदा पूछ सकता। अब देखें बच्चों, अब आगे आप लोगों ने ये देखना है कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके पास आता है, ठीक है, और देखें उस बंदे के अंदर क्या है कि आप ये देखते हो कि फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो गई है। फोलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है। अब देखिए, अगर किसी बंदे के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो याद करें, जो फोलिक एसिड आपकी बॉडी में होता था वो कौन सा था सबसे पहले? वो कौन सा था? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये वाला था। अगर इसकी कमी है तो विटामिन B12 को क्या मिथाइल बने मिलेगा? शाबाश, विटामिन B12 को क्या मिथाइल मिलेगा बच्चों? ये बताएं। क्या विटामिन B12 को मिथाइल बनेगा मिलेगा? विटामिन B12 को तो मिथाइल मिलना नहीं है। जब विटामिन B12 को मिथाइल नहीं मिलेगा तो क्या आपका विटामिन B12 एक्टिव होगा? विटामिन B12 एक्टिव नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी बंदे के अंदर जिसके अंदर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी होने की वजह से हम लोगों के अंदर विटामिन B12 के सिम्टम्स भी देख सकते हैं। कंडीशन जो होगी वो वर्स हो जाएगी। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि क्यों भाईजान, आपने कहना है कि उसकी जो वजह होती है वो ये है
कि जब विटामिन B9 ही नहीं है तो मिथाइल ही नहीं है, जब मिथाइल ही नहीं है तो टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ आपका विटामिन B12 के साथ मिथाइल लगा ही नहीं है, जब विटामिन B12 के साथ मिथाइल लगा ही नहीं है तो आपका जो विटामिन B12 होगा वो सही तरह काम नहीं कर पाता। ठीक हो गया, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके सिम्टम्स जो होते हैं एक तरह के वर्स हो जाते हैं। अगली बात जो आप पूछ सकते हो, अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों किसी बंदे को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक हो गया, और वो बंदा ले रहा है विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स ले रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि विटामिन B9 के सप्लीमेंट लेने की वजह से उसके कौन से सिम्टम्स जो होंगे वो ठीक हो जाएंगे, विटामिन B9 के सप्लीमेंट लेने की वजह से उसके कौन से जो सिम्टम्स होंगे वो ठीक हो सकते हैं। तो आपने बच्चों पता क्या बताना है, आपको पता है कि इसकी वजह से, वेरी गुड एप्पल साहब, आपने कहना है कि जो अनीमिया के जो सिम्टम्स होंगे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे, लेकिन जो अनीमिया वाले सिम्टम्स जो होंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो विटामिन B12 होता है ये आप कहाँ से हासिल करते हो। तो विटामिन B12 जो होते हैं ये हम एनिमल प्रोडक्ट से हासिल करते होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने कहना है ये कहाँ से हासिल करते हैं, आपने कहना है कि ये विटामिन B12 जो होता है बच्चों ये हम एनिमल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उधर से हासिल करते होते हैं। इसको हम फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करते होते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा बच्चों, इसको लिख लीजिए अपना, आपका इतना डिटेल के अंदर हालांकि नहीं बताया हुआ। मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि जस्ट इमेजिन करें आपने कोई मीट वाली प्रोडक्ट खाई है, ठीक है, मतलब आप समझे कि हाँ जी जनाब आपने बीफ बर्गर चलो खा लिया, ठीक हो गया। जब आपने बीफ बर्गर खाया, ओरल कैविटी के अंदर आपने बीफ किया, उसके अंदर विटामिन B12 था। आपने बस इतना याद करना है कि विटामिन B12 से आपका मीट जो है वो जनाब, चलो ठीक है जनाब मैकडोनल्ड खा लिया, ठीक है, अच्छा जी, आसी तो गदी नहीं खाता। अच्छा, आपने कहना है कि विटामिन B12 जो है वो जनाब आपने ले लिया इसके अंदर। जब बच्चों आपने लेते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट बच्चों रुकिएगा बस, बबलू जी आए, बबलू जी की मैं बात सुनो, नाराज ना हो जाए बबलू जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें आपने क्या कहना होता है कि इस बंदे के अंदर हम क्या देखेंगे कि मीट प्रोडक्ट उसने कोई खाई, तो मीट के अंदर क्या होता है, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का विटामिन B12 होता है। अब मीट के अंदर क्या विटामिन B12 है, ये यार दरवाजा बंद कर, विटामिन B12 है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे क्या होता है, आपने कहना है कि आपका आर होता है आपको ओरल कैविटी के अंदर, ये आर बाइंडर क्या काम करता होता है, ये विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाता है। जब आर बाइंडर आपके विटामिन B12 के साथ बाइंड करता है ना बच्चों, आगे पता क्या होता है, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एक तरह का, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के बाद ये कहाँ जाता है बच्चों, आपने कहना ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टमक के अंदर पराइटल सेल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पराइटल सेल्स पाए जाते हैं। पराइटल सेल्स क्या पैदा करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बच्चों पैदा करते होते हैं। अब यहाँ पे विटामिन B12 भी आ गया, आर बाइंडर भी आ गया, और पराइटल सेल्स क्या
क्या पैदा करेंगे, आपने कहना इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करेंगे। अब देखें ये तीनों इस तरह घूम रहे हैं, ये जस्ट इमेजिन करें कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, और दूसरा आप इस तरह समझें कि हाँ जी जनाब कि ये आपका एक तरह का आर बाइंडर, और साथ आप इस तरह समझें कि ये आपका क्या आ गया एक तरह का, ये आपका आ गया एक तरह का, आपने कहना है विटामिन बी 12। जैसे ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेंक्रियाज होता है, जस्ट इमेजिन करें यहाँ पे आपका पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज जो होता है ये पेंक्रियाटिक एंजाइम पैदा करता है बच्चों, लाइपेज एंजाइम। ये पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम क्या काम करता होता है, ये आर बाइंडर को सेपरेट कर देता है। अब आपका आर बाइंडर जो होता है वो अलग हो जाता है, पीछे क्या बचा, पीछे सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी 12 बच गया। अब ये जो विटामिन बी 12 होता है बच्चों, ये आपके इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिल जाता है। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलता है तो ये टर्मिनल इलियम के अंदर जो होता है वो आपका एक तरह का एब्जॉर्ब हो जाता है। तो टर्मिनल इलियम के अंदर जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये कहाँ जाएगा, आपका ये ब्लड के अंदर चला जाता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है वो बंदा पूछ सकता है दोबारा। हाँ जी समझ आ गई है। सालों पहले आप लोगों ने कोई ना कोई बीफ बर्गर या कोई भी चीज खाई, वो क्या हुई, आपने कहा ओरल कैविटी के अंदर गई, ओरल कैविटी के अंदर आपका विटामिन बी 12 किसके साथ मिलता है, आपने कहना आर बाइंडर के साथ मिलता है। आर बाइंडर के साथ मिलने के बाद क्या होता है, आपने कहना जैसे ही आर बाइंडर के साथ मिलता है तो ये आपका आता है नीचे, नीचे आके आपने कहना कि जो पाराइटल सेल्स होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करते हैं। यार आवाज आ रही है आप लोगों को, हेलो बच्चों आवाज आ रही है, नहीं, अभी तक नहीं हेलो आई। हेलो हेलो सारा हेलो। लेक्चर ऐसे ही खत्म ओके, हो गया। अब देखें आपने कहना है कि हाँ जी ये जनाब आपका आर बाइंडर जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। और आवाज सच्ची मुच्ची चली गई है। मिलते हैं बच्चों, तो आपने कहना है कि इसके अंदर ये होगा कि आपका ये आर बाइंडर जो होगा वो आपका, अभी भी नहीं आ रही, हेलो 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 हेलो। अब आ रही है, स्क्रीन भी शेयर कर दें साथ। ओके, ये आर बॉस। बाइंडर जो हाँ होते हैं जी, वो स्क्रीन शेयर करें, इंट्रिंसिक स्क्रीन। फैक्टर के साथ मिलते स्क्रीन नहीं आ रही। हैं। एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको 2 मिनट बस। Recording in progress. 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 अच्छा, ये आर बाइंडर कहाँ मिलता है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। जैसे ही आर बाइंडर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिला, टर्मिनल इलियम से क्या हुआ, आपका एब्जॉर्ब हो गया। अब ये टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता कहाँ जाता है, आपका ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि ऐसी कोई डिजीज जिसकी वजह से आपका टर्मिनल इलियम ही सही तरह काम ना करता हो, तो बच्चों क्या उधर से फिर आपका विटामिन बी 12 आपका एब्जॉर्ब हो सकता है। हाँ जी, तो वो डिजीज जिधर से आपने ये कहना होता है कि टर्मिनल इलियम काम नहीं करता, वो क्रोन डिजीज होती है। क्रोन डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर जगह जो इफेक्ट होती है वो टर्मिनल इलियम है। ठीक है, तो आपने पहले नंबर पे ये कर ली बात। दूसरी बात जो आपने अपने जहन के अंदर रखनी होती है वो बच्चों ये है कि आपने कहना है कि आपका फिश वर्म्स के नाम से एक पैथोजन जाना जाता है, ठीक होगा, कहाँ से, फिश वर्म्स के नाम से। तो आपने कहना फिश के अंदर होता है आपका एक पैथोजन जिसका नाम होता है पैरासाइट, जिसको आप कहते हैं डाईफ्लोबाथुम लाटुम। क्या कहते हैं एक तरह का डाई फ्लोबाथुम लाटुम। ये जो डाई फ्लोबाथुम लाटुम होता है ये क्या काम करता होता है बच्चों, आपने ये कहना होता है कि ये आपका एक तरह का, ये भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी करवाता है। अच्छा जी, नंबर 3 बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि किसी बंदे के, In progress. Progress. अच्छा, नंबर 3 बच्चों, अगर किसी बच्चे के अंदर आप ये देखते हो कि फॉर एग्जांपल कि उस बंदे के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि आपने आपने उसके अंदर देखा, मतलब डाइफ्लोबाथुम का हो गया, अगर किसी बंदे के अंदर पेंक्रियाटाइटिस हो गया, ये पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह काम नहीं कर रहे, पेंक्रियाटिक एंजाइम सही तरह काम नहीं कर रहे, तो क्या फिर आपका एक तरह का आर बाइंडर सेपरेट होगा, क्या आपका आर बाइंडर सेपरेट होगा बच्चों, ये बताएं। आर बाइंडर सेपरेट नहीं होगा। जब आपका आर बाइंडर सेपरेट नहीं होगा तो क्या विटामिन बी 12 अब्जॉर्ब हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी बंदे के अंदर एक तरह का पैंक्रियाटाइटिस हो जाए उस वजह से। दूसरी बात, अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे के अंदर पैराइटल सेल्स डैमेज हो गए हैं, क्योंकि एक तरह का पैराइटल सेल्स डैमेज हो गए हैं। अब देखें बाज औक़ात इस तरह होता है बच्चों कि आपका जो अपना इम्यून सिस्टम होता है ना वो पैराइटल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके पैराइटल सेल्स के ऊपर अटैक करता है तो इसके नतीजे में आपने ये कहना है कि आपका इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा नहीं होता। इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं तो आपका ये अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो डिजीज
जिसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को डैमेज करे और उसके बाद ना हो, इसको आप कहते हैं परनीशियस अनीमिया, कहते हैं एक तरह का परनीशियस अनीमिया कहते होते हैं। तो आपने कहना है कि इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, एक तरह का परनीशियस अनीमिया कहते हैं। ठीक होगा बच्चों, यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसके माइंड के अंदर एक सिंगल बी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है? शाबाश एनीवन। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसके जहन के अंदर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है? ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, और किन में हो सकता है? आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल कि एक तरह का डाइक्लोबाथुम का मैंने बता दिया। उसके बाद बच्चों मैंने बताया कि जिसके अंदर जनाब आपका एक तरह का जो होते हैं प्राइटल सेल्स, अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे तो भी आपका ये काम होता है। वो बंदे जिनके अंदर आपने कहना है कि बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, उनकी वजह से हो सकता होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, उसकी वजह से हो सकता होता है। क्रोन डिजीज की वजह से हो सकता है। और कुछ ड्रग्स हैं इनको याद करना, मेटफॉर्मिन क्या होता है, एक तरह का मेटफॉर्मिन, ये भी आपकी विटामिन बी 12 की कमी करवाता है। वो लोग जो सिर्फ वेजिटेरियन हो, जो सिर्फ वेजिटेरियन हो, अब वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके अंदर क्या होगा, विटामिन बी 12 नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि वेजिटेरियन जो होते हैं कि हाँ जी जनाब के एक तरह का आपने कहना होता है कि वेजिटेरियन जो होते हैं उनके अंदर क्या है, आपने कहना है कि वेजिटेरियन के अंदर विटामिन बी 12 की एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन बी 12 तो मिलता ही एनिमल प्रोडक्ट से। ठीक हो गया? तो ये बातें आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि ये सारी चीजें हैं। अगर नहीं किसी बच्चे को समझ आई तो बंदा फिर भी पूछ सकता है, वरना हम इसको एक दफा इधर से रीड भी कर लेते हैं, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखें जी, विटामिन बी 12 है बच्चों। ठीक है, अब देखें विटामिन बी 12 आपने कहना होता है आल्सो कॉल्ड थायामीन। ओके हो गया, को फैक्टर फॉर मेथियोनिन सिंथेज। आपको पता है कि हाँ जी ना, मेथियोनिन को बनाने में हेल्प करता है भाईजान, होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में। उसके बाद आपने कहना होता है कि एंड मिथाइल मेलोनल को ये म्यूटेज, ये भी आपको पता है। डीएनए सिंथेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये भी मैंने बताया। मैक्रोसिटिक एनीमिया करवाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया करवाता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, प्रेस्थीजिया, सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। देखो जिस वक्त बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं ना, तो आप इसको कहते होते हैं सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन डिजीज। क्या कहते हैं, सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेटिव डिजीज। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, सारे ट्रैक डैमेज होंगे सिर्फ एक के अलावा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉर्सल डीजनरेशन ऑफ द डॉर्सल कॉलम लिखा हुआ है, लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लिखा हुआ है। अब देखें स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लिखा हुआ है बच्चों। तो आपने कहना है कि ये ट्रैक्स जो होंगे वो एक तरह के डैमेज होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू एबनॉर्मल माइलिन। मैंने क्या कहा था कि ये माइलिन शीट को एक तरह का डैमेज करता होता है, आपको पता चल गया। अब देखिए बच्चों, आगे आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, मिथाइल मेलोनोलिको का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है अलोंग विद स्कैंडी डेफिशिएंसी। ठीक होगा, जिसके अंदर जनाब आपने कहना है कि आपका एक तरह का स्कैंडी फोलिएट डेफिशिएंसी भी हो जाती है। उसके बाद पर लॉन्ग डेफिशिएंसी की वजह से होता है इरिवर्सिबल आपकी नर्व डैमेज होती है। फाउंड कहाँ पे होता है, एनिमल प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है, सिंथेसाइज ओनली इंटेस्टाइनल माइक्रोबियोटा। उसके बाद आपने कहना है कि साइट ऑफ द सिंथेसिस इन द ह्यूमन इज डिस्टल टू साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। क्या आपने कहना कि ये डिस्टल इलियम के अंदर जो होता है ना, टर्मिनल इलियम, वहां से एब्जॉर्ब होता है। विटामिन बी 12 मस्ट बी कंज्यूम्ड विद एनिमल प्रोडक्ट्स। ये आपको पता चल गया कि एनिमल प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं। वेरी लार्ज रिजर्वायर क्या मतलब, ये 3 से 4 साल आपके लीवर के अंदर स्टोर होता है। ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट के अंदर पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था बच्चों। डेफिशिएंसी काज में माल एब्जॉर्प्शन आपको पता है। और इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, जब आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, जब आपका बाइल काम नहीं कर रहा, तो ये सारे का सारा आपका ब्लड के अंदर जाएगा नहीं, सारे का सारा विटामिन बी 12 आपके स्टूल के अंदर जाएगा। और इस कंडीशन को आप माल एब्जॉर्प्शन कहते होते हो। माल एब्जॉर्प्शन डाइफ्लोबाथुम लाइटम। अब ये काइलो आइडिया क्या है, ये मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों। देखो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि जो इंट्रिंसिक जो आपका प्राइटल सेल्स होते हैं वो बच्चों क्या पैदा करते हैं, वो दो चीजें पैदा कर रहे होते हैं। एक क्या पैदा करते हैं, एक आपने कहना एचसीएल पैदा करते हैं, दूसरा क्या पैदा करते हैं बच्चों, आपने कहना है कि आपका इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका प्राइटल सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो क्या आपका एचसीएल पैदा होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा नहीं हो रहा, क्या एचसीएल पैदा होगा? और बच्चों एचसीएल भी पैदा नहीं होगा। जब एचसीएल भी पैदा नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, आपके मैदे के अंदर जो पीएच होगी वो क्या होगी, बेस हो जाएगी। जब आपके मैदे के अंदर जो पीएच होगी वो बेस हो जाएगी, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, अकाइलोराइडिया कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने कहा अकाइलोराइडिया, मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है, अल्कोहल ओवर यूज की वजह से होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता है बिल्कुल, परनीशियस एनीमिया आप उसको कहते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, एब्सेंस ऑफ द टर्मिनल इलियम, क्रोन डिजीज आपको मैंने बताया डिटेल के अंदर, सर्टेन ड्रग्स मेटफॉर्मिन। उसके बाद आपने कहना है कि आप ले ही नहीं रहे, वेजिटेरियन हो तो उसके अंदर हो सकता है। विटामिन बी 9 सप्लीमेंटेशन कैन मेक द हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बट नॉट द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। मैंने आपको बताया था कि अगर विटामिन बी 9 लेते हो तो आपके हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स जितने भी वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे। अभी भी किसी भी बच्चे को एक सिंगल भी क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों शाबाश।
ओके बच्चों, अब इसमें से हाई यील्ड पॉइंट वो लिखें। आपने कहना है एक तरह का विटामिन बी 12 का दूसरा नाम क्या है, मिथाइल कोबालमीन, सियानोकोबालमीन। एनिमल प्रोडक्ट से असर होता है, फिश से असर हो सकता है। आपने कहना है कि ये क्या काम क्या करता होता है, ये विटामिन बी 9 के साथ मिलकर रिएक्शंस करवाता होता है। मैथ्यूनिन की सिंथेसिस करवाता होता है। मैथ्यूनिन सिंथेज एंजाइम की मदद से होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील करता होता है। मिथाइल मेलोनोलको को सुक्सिनोलको के अंदर तब्दील करता होता है। आपने कहना इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, हाइपरसिगमेंटरी न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से आप न्यूरोपैथी देखते हो, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हो, और उसको आप एक नाम देते हो, और उसका नाम क्या होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर डीमाइलिनेशन होती है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम की, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक की, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, मिथाइल मेलोनोलको का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आपने कहना है कि इसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम पाइटल सेल्स की प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के अंदर भी हो सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी आपको पता है कि ये करवाते होते हैं। पाइटल सेल्स जो होते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते होते हैं, जो कि जनाब आपकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। जब ये नहीं बनाएगा तो पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। टर्मिनल इलियम कहाँ पे काम खराब करता है, आपने कहना क्रोन डिजीज के अंदर। उसके बाद आपने कहना वेजिटेरियन जो होते हैं उनके अंदर हो सकता है। डाइफ्लोबाथोवाटुम लातुम जो होता है, जिसको फिश टेपवर्म कहते होते हैं, ये भी करवा सकता होता है। ठीक है, इसके लिए हम एक टेस्ट करते होते हैं जो कि हमें कॉज का बताता है कि इशू है क्या, उसका नाम बस लिख ले, शिलिंग टेस्ट। ये हम डिटेल के अंदर बाद में देखेंगे। ठीक है, शिलिंग टेस्ट आपने ये कहना होता है। ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा बंदा, मतलब यही सारी चीजें, और इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं है। अब हम आते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी क्या होता है, देखें बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन से विटामिन है जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट, शिलिंग टेस्ट के नाम से कहते होते हैं, SCHELLING, इस तरह शिलिंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें कि विटामिन सी क्या होता है। देखो बच्चों, विटामिन सी के बारे में आपने कहना है कि ये वो विटामिन होता है जिसको आप कहते होते हो कि ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या होता है एक तरह का, विटामिन सी के बारे में आपने कहना है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपने कहना विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ए। ये आपके तीन ऐसे विटामिन होते हैं जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो विटामिन सी होता है ना, ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि अगर किसी बंदे के अंदर खून की कमी है ना, ये बात को जहन में रखिए, अगर किसी भी बंदे के अंदर खून की कमी, एनीमिया उसको, और आप उसको आयरन रिकमेंड करते हो, ये बहुत दफा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको साथ क्या देना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए विटामिन सी। ठीक होगा, मतलब वो कहते हैं कि हाँ जी जनाब, आप मतलब के लेमन वगैरह जो है वो जनाब उसका जूस वगैरह साथ पिए, क्यों, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, विटामिन सी ऐसा क्या काम करता है कि आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। देखिए बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि विटामिन सी आयरन जो होता है सबसे पहले होता है Fe+3 स्टेज के अंदर। ठीक है, तो आपने कहना है कि विटामिन सी जो होता है वो इसको रिड्यूस स्टेज के अंदर लेके आता है, जिसमें से Fe+2 के अंदर तब्दील कर देता है। ये Fe+2 जो होता है ये क्या काम करता है, ये अब्जॉर्ब हो जाता है, ये आपका अब्जॉर्ब होता है। आपने ये कहना है, ये किसने किया, विटामिन सी ने किया। ये विटामिन सी ने आपकी Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, अब देखें, आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो कोलाजन की बनी हुई है। मतलब आपकी ब्लड वेसल्स, मतलब कि आपकी हड्डियां, आप ये देखें, आपकी पूरी की पूरी जो स्किन, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, ये किसकी वजह से बने हुए हैं, आपके कोलाजन की वजह से बने हुए हैं। हम इंशाल्लाह आपके सेलुलर बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये सारा डिस्कस करेंगे कि आपका सबसे पहले कोलाजन की सिंथेसिस कैसे होती है, और हर तरह का जो कोलाजन है वो काम क्या करता है। आपने बच्चों ये कहना होता है कि ये कोलाजन जो होते हैं ये इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी पूछा जाए कि ये आपका कोलाजन जो है ये आपका इसकी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करवाते हैं क्या, आपने कहना है कि ये एक तरह का आपका एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है प्रोलीन। क्या होता है एक तरह का प्रोलीन। दूसरा आपका अमाइनो एसिड जिसका होता है लाइसिन। ये प्रोलीन और लाइसिन के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस करवाता है। कौन सा प्रोसेस करवाता है, आपका हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस करवाता है। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस ना हो तो प्रोलीन और लाइसिन आपस में मिलते ही नहीं है। अगर प्रोलीन और लाइसिन आपस में नहीं मिलेंगे तो इसके नतीजे में आपने कहना कोलाजन की सिंथेसिस होती नहीं है। ठीक है, तो आपने कहना कि ये कोलाजन की सिंथेसिस करवाता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ मतलब कि आपने कहना प्रोलीन एंड लाइसिन। ठीक होगा बच्चों। आगे देखें, आपने यहाँ पर ये भी बात करनी होती है कि ये जनाब आपके डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर तब्दील करता है। किसको, डोपामिन को नॉरएपिनेफ्रिन के अंदर तब्दील करता है। अगर आप वही टेबल पे जाओ जो मैंने
आप लोगों को ये दिखाया था बच्चों, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बार था ये टेबल एक दिखाया था और मैंने कहा था कि इसको रट्टा लगा लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन के अंदर रखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये क्या डोपामिन है, ये क्या नॉरएपिनेफ्रिन है, तो बच्चों आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या है। आपने ये कहना है कि यहाँ पे विटामिन सी लिखा हुआ है, यहाँ पे डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डोपामिन से विटामिन सी क्या काम करता है, आपने कहना है एक तो ये हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है जो कि प्रोलीन और लाइसिन के अंदर होती है। दूसरा आपने कहना कि ये डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बनाता होता है जो कि डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से और विटामिन सी की वजह से बनता है, तो नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता होता है। तो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेशन एंजाइम मतलब रिएक्शन के अंदर ये हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों को, विटामिन सी जो होता है जिसको आपने एक तरह का ये कहना है कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको क्या होगा। आपने कहना इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से स्कर्वी की बीमारी होती है। अब स्कर्वी की बीमारी के अंदर बच्चों पता क्या होता है, जो गम्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, उधर से ब्लीडिंग होती है, मतलब कि आपने ये कहना है। उसके बाद आपने कहना है कि जो जिस्म होगा उसके ऊपर एक तरह का रैशेस बन जाएंगे, उसको पेटेकिया कहते होते हैं बच्चों। उसके बाद आपने कहना है कि अब देखें कि विटामिन सी जो होता है इसकी वजह से क्या होगा कि आपका कोलाजन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी वुंड हीलिंग के अंदर। जब कोलाजन की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो आपकी वुंड हीलिंग जो होगी वो डिले हो जाएगी, और जो सर के ऊपर जो बाल होंगे वो इस तरह होंगे जैसे कि ये बाहर की तरफ नहीं, इसको हम कहते हैं कॉर्क स्क्रू स्क्रू हेयर्स, क्या कहते हैं, एक तरह का कॉर्क स्क्रू हेयर्स, ठीक होगा बच्चों। और हड्डियों के दरमियान जो होती है आपने कहना होता है कि वहां पर क्या है, आपने कहना है वहां पर एक तरह की स्वेलिंग हो जाती है, वहां पर ब्लीडिंग होती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि आपकी जो विटामिन सी जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ये कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैंने ये बताया था कि कोलाजन जो होती है वो आपकी ब्लड वेसल्स भी बनाती है। अगर फॉर एग्जांपल कोलाजन सही तरह नहीं बना तो क्या आपकी ब्लड वेसल सही तरह बनी? ब्लड वेसल सही तरह नहीं बनी, जिसकी वजह से आप क्या देखोगे, वहां पे आप हेमरेज देखोगे। हेमरेज देखोगे तो क्या होगा, हड्डियों की जो नीचे होता है सब पेरियोस्टियल जो लीजन्स होती है वहां पे हेमरेज देखोगे, नंबर 1। आप देखोगे कॉर्क्सक्यू हेयर्स है, नंबर 2। आप देखोगे बच्चों, आपने कहना है कि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपको आपने ये कहना है। नंबर 3 आपने बच्चों ये कहना होता है कि आपके स्वोलन गम्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है, खून की कमी होती है। आपने ये कहना है कि आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। ये सारे का सारा जो काम होता है वो इस वजह से हम देखते होते हैं, ठीक होगा बच्चों। अगर आपसे ये बंदा पूछे कि हाँ जी जनाब किन लोगों के अंदर जो विटामिन सी जो होता है वो एक्सेस में चला जाए, जो चाय लवर होते हैं, ठीक हो गया, उनके अंदर आपने कहना है कि चाय जो होती है इसकी वजह से जो आपकी विटामिन सी की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। जब विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन कम होती है तो आप ये देखने को मिलता होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका इस तरह को एक सिंगल भी क्वेश्चन बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी बच्चों, शाबाश। एक और बात अपने जहन के अंदर रखिएगा, एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर बच्चों Fe+3 का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। Fe+3 का लेवल बढ़ता है तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर Fe+3 का लेवल बढ़ जाता है तो क्या ये वाली जो आयरन होती है आपकी अब्जॉर्ब हो सकती है? ये आपका आयरन जो होगी वो अब्सॉर्ब नहीं होगी। तो जब ये आयरन अब्सॉर्ब नहीं होगी तो इसकी वजह से अब मुझे आपने बताना है कि हाँ जी बच्चों कि एक तरह का आपका अनीमिया होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। और वो कंडीशन जिस कंडीशन के अंदर आपका Fe+3 का लेवल बढ़ जाता है इसको हम कहते होते हैं मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया। क्या कहते हैं, एक तरह का मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया। अब मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जो Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील करता होता है बच्चों, ये बताएं। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपका एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो कि Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील करता है, विटामिन सी होता है। तो आप क्या करोगे, आपने कहना है कि हाँ विटामिन सी दें। विटामिन सी इसका ट्रीटमेंट होता है जब Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील करेंगे, और Fe+2 जो एक तरह का इजीली एब्सॉर्ब हो सकते हैं, जो कि Fe+3 का लेवल जब कम होता जाएगा तो मिथाइल ग्लोबिनीमिया का जो होगा वो एक तरह का ट्रीट होता जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। इससे आगे कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो वो पूछे मुझे, ठीक है। अब देखें बच्चों, अच्छा जी, देखें आपने ये कहना है कि बच्चों जो विटामिन सी होता है ना, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस होगा तो क्या होगा। देखें विटामिन सी अगर आपकी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा एक्सेस बनता जाता है ना तो इसकी वजह से ऑक्सलेट बहुत बनता है। मुझे ये बताएं, अगर आपको ऑक्सलेट बहुत ज्यादा बनेगा मतलब विटामिन सी के एक्सेस की वजह से जब ये होगा तो इसके मेटाबॉलिज्म के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम होता है ऑक्सलेट। अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर है, ऑक्सलेट बहुत ज्यादा बनेगा। यही जो ऑक्सलेट होंगे वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो बच्चों आपके किडनी स्टोन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से क्या होगा कि एक तरह का कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हो जाएंगे। दूसरी बात, विटामिन सी क्या काम करता था, विटामिन सी Fe+2 को ज्यादा से ज्यादा करता था, ऐसे Fe+2 को ज्यादा से ज्यादा करता था। अब आप खुद सोचें कि अगर किसी बंदे के अंदर पहले ही वो पॉलीसाइथीमिया
का पेशेंट है, या अगर आप ये देखें कि पहले किसी बंदे के अंदर आयरन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर आप विटामिन सी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर दें तो उसके अंदर तो Fe+2 बहुत ज्यादा और अब्सॉर्ब होगा, उसके अंदर तो आयरन और ज्यादा बढ़ता रहेगा। और वो डिजीज का मुझे नाम बताएं जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। तो आपको पता है कि वो डिजीज जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है उसको आप कहते होते हैं एक तरह का, आपने कहना होता है हीमाक्रोमाटोसिस की डिजीज। तो हीमाक्रोमाटोसिस की डिजीज को क्या करता है, एक तरह का ये वर्सन करता है, बहुत ज्यादा करना शुरू कर देता है बच्चों। ये आपने कहना होता है, ठीक हो गया। अब देखें कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये सारा कुछ है, अभी मैं यहाँ से आपको रीड करवाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ बच्चों। देखें स्कॉर्बिक एसिड इसका दूसरा नाम है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, आल्सो सिलिटेड आयरन अब्जॉर्प्शन आपको मैंने बताया Fe+2 के अंदर तब्दील करता है, नेसेसरी फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन एंड लाइसिन बताया, कोलेजन की सिंथेसिस करवाता है, नेसेसरी फॉर डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या काम करते थे, डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बनाते थे, मैंने बच्चों बताया। डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी होता है, स्वोलन गम्स होते हैं, इजी ब्रूजिंग होती है, पेटेकिया होता है, हेमार्थ्रोसिस होता है, अनीमिया होता है, पूर वुंड होता है, हीलिंग होता है, पेरीफोलिकुलर एंडोस्टाफ पेरियोस्टल हेमरेज होता है, कॉक्सक्री हेयर्स होते हैं, सारा बता दिया। वीकन इम्यून सिस्टम होता है, फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको पहले ही पता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये किसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आपको पता है डेफिशिएंसी किसकी वजह से बढ़ सकती है, टी और टोस्ट वगैरह डाइट की वजह से बढ़ सकती होती है, ठीक है बच्चों। उसमें विटामिन सी डेफिशिएंसी काज द स्कर्वी ड्यू टू कोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन डिफेक्ट, आपको पता है इसकी वजह से स्कर्वी होता है। एक्सेस की वजह से होगा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये तो हर जगह पे ठोका हुआ होता है नहीं। आपने कहना इसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के हो गए, वो जनाब आपके एक तरह का स्टोन होंगे, क्या होगा, एक तरह का कैल्शियम ऑक्सलेट का आपने कहना होता है बच्चों, एक तरह के स्टोन्स होते हैं। उसके बाद आपने कहना है हाई आयरन टॉक्सिसिटी इन प्रीडिस्पोज्ड टू इंडिविजुअल बाय इंक्रीज्ड डाइटरी एब्जॉर्प्शन। क्या है मतलब अगर हम ये देंगे तो आयरन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, इसकी वजह से क्या वर्तन हीमाक्रोमाटोसिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ जी जनाब अगर ये हो ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी बच्चा, शाबाश। एनीवन सर मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया वाला पॉइंट रिपीट कर दें। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया बच्चे, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की बॉडी के अंदर Fe+3 स्टेज के अंदर आयरन है ना, तो उसके अंदर मिथाइल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मिथाइल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को आप कहते हो तो मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया। अब विटामिन सी ही होता है जो कि Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील कर सकता है। जब आपका विटामिन सी Fe+3 को Fe+2 के अंदर तब्दील करेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो जनाब आपका एक तरह का आयरन जो Fe+3 वाली है वो कम होना शुरू हो जाएगी, तो मिथाइल ग्लोबुलिनीमिया को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी। बाकी बच्चों आज हमने क्या डिस्कस, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन सी ये डिस्कस किया है। बाकी इंशाल्लाह विटामिन D, E, K और ये आगे फर्दर है। अच्छा जी, जो बच्चे जिन लोगों ने रेगुलर क्लासेस लेनी है, जिनको